जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है जैकबिन क्लबों की स्थापना, नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन और 1804 की नागरिक संहिता। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई थी और उनके कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। तो परिणाम में मैंने कई सारी बातों पर चर्चा किया था। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद फ्रांस में जिस तरह से बदलाव हुए, उस बदलाव को आगे बढ़ाया गया, उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कुछ जैकबिन क्लबों की स्थापना के रूप में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं एवं क्रांतिकारियों की घोषणाओं की खबर, जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांतियों ने जब जीत हासिल कर ली, तो इसकी खबर जो है ना, और इस घटनाओं की जो चर्चा है, यूरोप के अन्य हिस्सों में पहुंची। अलग अलग हिस्सों में इसके बारे में चर्चा होने लगी कि किस तरह से फ्रांस ने राजवाड़ी व्यवस्था में जीत हासिल किया है। और विभिन्न शहरों में, यूरोप के विभिन्न शहरों में छात्र एवं जितने भी शिक्षित मध्यवर्गीय थे, जितने भी शिक्षक लोग थे, उन लोगों ने मिलकर एक क्लब की स्थापना किया, जिसे जैकबिन क्लब के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्लब का कार्य क्या था? राष्ट्र गठन हेतु अभियान चलाना और कई गतिविधियों को अंजाम देना। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जैकबिन क्लब एक ऐसी क्लब थी जिसमें राष्ट्रवादी की भावना, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच फैलाए, राष्ट्र गठन करने का प्रयास करे। तो जैकबिन क्लब क्या थी, समझ में आया आप लोगों को? जैकबिन क्लब क्या है? तो यूरोप के विभिन्न हिस्सों में छात्रों एवं मध्यवर्गीय, शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों ने राष्ट्र को गठन करने हेतु एक क्लब की स्थापना की, जिसे हम जैकबिन क्लब कहते हैं। पूरे यूरोप में अलग अलग नगरों में कई सारे जैकबिन क्लबों की स्थापना हुई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। ये बहुत तरह के राष्ट्र गठन के लिए कार्य चलाए, अभियान चलाए, विभिन्न सारी गतिविधियां की। इसका लाभ उठा करके क्या हुआ देखिएगा। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसी सैनिक, फ्रांस के जो सैनिक थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया। 1790 के दशक में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली को कब्जे में ले लिया। जब जैकबिन क्लब ने विभिन्न क्षेत्रों में जब राष्ट्र गठन का प्रचार करने लगा, अभियान चलाने लगा, तो फ्रांसीसी क्रांतियों ने इसका लाभ उठाया और क्या है, सहायता करने के मकसद से विभिन्न राज्यों में अपना कब्जा जमा लिया, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली। तो जैकबिन क्लब समझ चुके हैं आप सब। तो आगे चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन। नेपोलियन बोनापार्ट जो ये आप देख रहे हैं, इनका आगमन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। वो भी कहाँ? तो फ्रांस के एक नगर अजसियो में, अजसियो में उनका जन्म हुआ। फ्रांस के अजसियो में 15 अगस्त 1769 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। वह फ्रांस की क्रांति में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें सेना नायक के रूप में, सेनापति के रूप में अपना योगदान दिया था। 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक वो फ्रांस के प्रथम कांसल के रूप में शासक रहा। फ्रांस में प्रथम कांसल के रूप में शासक रहा 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक। इसके बाद हम लोग जानते हैं इन्होंने और क्या किए। जब कांसल रहे वो, और 18 मई 1804 के बाद 6 अप्रैल 1814 तक फ्रांस का शासक बना रहा। उन्होंने फिर से शासन किया, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन क्या है कि 6 अप्रैल 1814 तक फ्रांस का शासक बना रहा और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में चर्चित हुआ। आपको जानना यह है इसमें से खास, इस तारीखों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा कि 11 नवंबर 1799 ईस्वी से 18 मई 1804 ईस्वी तक प्रथम कांसल के रूप में शासक रहा वो फ्रांस के। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट।
जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। ये नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में कब से चर्चा में आए? तो जब वो फ्रांस के 6 अप्रैल 1814 तक शासक बने रहे। अगर उनके राज्याभिषेक की बात करें, राजा बनने की अगर बात करें, तो 2 दिसंबर 1804 में उनका राज्याभिषेक हुआ। कुल मिलाकर फ्रांस के राजा के रूप में आ गया। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी, राजवाड़ी व्यवस्था खत्म हो गई थी और प्रजा के हाथों में पूरी शासन व्यवस्था आ गई थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने वही शासन को दोबारा लागू करवा दिया, यानी राजवाड़ी व्यवस्था फिर से लागू हो गई। तो उनका राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 में हुआ। अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट के निधन की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो 5 मई 1821 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। क्या आपको लगता है कि 6 अप्रैल 1814 तक जब वो फ्रांस के शासक रहे फिर वो शासक नहीं बने होंगे? तो बने हैं, लेकिन इसका तो चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा सा परिचय। तो हम आगे बात करेंगे कि इनके एक बहुत महत्वपूर्ण है जो 10वीं क्लास के परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही खास है, तो वो हमारा है 1804 की नागरिक संहिता। क्या आपको पता है कि दुनिया में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है? उन्होंने कुछ कार्य तो जरूर किए होंगे, तो उनके कार्यों पर हम बात करेंगे। तो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता उन्होंने लागू की थी, जिसे हम आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के रूप में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। नेपोलियन ने सन 1804 ईस्वी में अपने अधीनस्थ क्षेत्र में, यानी जहां तक नेपोलियन बोनापार्ट का कब्जा था, उन क्षेत्रों में नागरिकों के हित के लिए, जिससे नागरिक को लाभ पहुंचे, उनका हित हो, उनके लिए एक सिद्धांत पारित किया, जिसे नागरिक संहिता हम कहते हैं। वैसे ये आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के रूप में जाना जाता है। आपको ये नागरिक संहिता क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? अब परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि 1804 की यह जो नागरिक संहिता है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए कार्य किए गए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें क्या खास है। तो जब ये नागरिक संहिता लागू हुआ तो खास प्रकार से किन चीज़ों पर बल दिया गया? तो देखिए, मैंने लिखा है इस पे कि इस सिद्धांत में उन्होंने प्रशासनिक, आर्थिक क्षेत्र में व्यवस्था को अधिक कुशल एवं तर्कसंगत बनाने की कोशिश किया, प्रयास किया। उन्होंने प्रशासनिक सेवा को सुधारने का प्रयास किया, आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की कोशिश किया तथा व्यवस्थित करने की कोशिश किया उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे निर्णय लिए, जैसे कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये क्या है? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या है? जैसे कि जिस जगह पे हमारे, जिस वंश में हमारे जन्म हुई है, तो उस वंश के संपत्तियों पर हमारा अधिकार होगा। यह है विशेषाधिकार, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार। अगर हम अमीर घर घराने में जन्म लिए हैं तो हमें खास तरह के विशेष अधिकार हमें दिया गया हो, यानी गरीबों के लिए अलग अधिकार, अमीरों के लिए अलग अधिकार। ये तो किसी भी हद तक सही नहीं था। हमारे संसार में ये तो ऊंच नीच की भाव आ जाती हैं। इसलिए क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी नागरिक संहिता के माध्यम से इस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, यानी अमीर खानदान में, अमीर कुल में जन्म लेने वाला या गरीब कुल में जन्म लेने वाला समान होगा। तो ये हमारा है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो बहुत ही अच्छा है। कानून के समक्ष संपत्ति और बराबरी के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था होना अति आवश्यक है, तो इसी हेतु उन्होंने जो कानून बनाया, उनके समक्ष ये बात को जाहिर किया कि संपत्ति और बराबरी के अधिकार को सुरक्षित किया। मतलब संपत्ति पर सबका बराबर अधिकार होगा, चाहे वो अमीर हो, देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति पर सबका बराबर का अधिकार हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बराबर हक होगा, उस पर उसका बराबर का अधिकार होगा, हक होगा। इस चीज़ को लागू किया गया। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा कि अधीनस्थ क्षेत्र स्विट्जरलैंड, डच गणतंत्र, इटली और जर्मनी के बीच प्रशासनिक सेवा में सुधार किया गया। तो तीसरा कार्य नागरिक संहिता का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक बोनापार्ट का अधीन था, जहाँ पर उनका कब्जा था, जैसे कि स्विट्जरलैंड, डच गणतंत्र, इटली, जर्मनी, इन क्षेत्रों पर क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार था। तो उनके बीच में जो प्रशासनिक सेवा थी
उनमें बहुत सारे सुधार किए गए। ठीक है, सामंती व्यवस्था का अंत किया गया। ये सामंती व्यवस्था क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सामंती व्यवस्था के बारे में, कि किसी विशेष क्षेत्र में राज करने वाला कोई सरदार मान लीजिए, ठीक है, जो उस क्षेत्र पर अपना कब्जा रखता है, किसानों को ज़मीन दे देता है, आप उस पर खेती करिए और उगा करके हमें दीजिए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, उसको ख़त्म किया गया, जिससे किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो जुल्म कम हुआ। साथ ही किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया गया। किसानों को क्या है कि जिस जमीन पर खेती करते थे किसान, वो किसी सरदार या सामंत की होती थी, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। खेती करने के बदले में उसको 70% 60% जिस तरह से हो उसको देना पड़ता था उसे। बाकी किसान को बचता कुछ भी नहीं था। जिस तरह से वो मेहनत करते थे उस तरह से उनको मेहनत का अनाज प्राप्त नहीं होता था। तो उस किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से क्या किया गया? मुक्ति दिलाया गया कि कोई भी जागीरदार जो हैं वो शुल्क नहीं लेंगे, और हटा दिया गया बिल्कुल से। आगे बात करेंगे छठा, कि कारीगरों पर श्रेणी संघ का नियंत्रण का अंत किया गया। जितने भी कारीगर मजदूर लोग थे उनका श्रेणी संघ मतलब ग्रुप। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि हम एक ठेकेदार हैं और हमारे अंडर में कई सारे कारीगर, कई सारे जो श्रमिक हैं वो कार्य करते हैं, तो हम हुए श्रेणी संघ के हेड। तो हम जो उन पर जुल्म करेंगे, हम जिस तरह से चाहेंगे उससे कार्य करवाएंगे। तो इसी चीज़ को हटाया गया, यानी किसी भी श्रेणी संघ का नियंत्रण जो कारीगरों पर था, जो मजदूरों पर था, उसका अंत कर दिया गया और स्वतंत्र रूप से कारीगर कहीं भी कार्य करते थे। आगे है संचार और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। देखिए, डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात होती है संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था। अगर एक जगह से किसी दूसरे जगह पे कोई सामग्री भेजने के लिए, चाहे वो छोटा सा पत्र हो या बहुत विशाल सामान हो, सामग्री हो, व्यवस्था चाहिए, यातायात व्यवस्था चाहिए, संचार व्यवस्था चाहिए। तो इन व्यवस्थाओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और उनमें बहुत सारी सुधार की गई है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाने के लिए उनमें जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमने 1804 की नागरिक संहिता में होने वाले खास बात पर विचार किए, चर्चा किए। तो हमारे चैनल में आपको 10वीं कक्षा की, 11वीं कक्षा की, लगभग 8 से लेकर के 12th कक्षा की विभिन्न तरह के सब्जेक्ट के विषय के वीडियो आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई त्रुटि रह जाती है कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ेगी। ठीक है, और हमारे अंदर अगर किसी तरह की कमी रह जाती है तो उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।